सो वेलकम गाइस। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं फुल CRUD REST API ऑपरेशन विद डेटाबेस इन Node.js। इसमें हम पूरा REST API CRUD ऑपरेशन देखेंगे, जो CRUD ऑपरेशंस REST API के होते हैं और CRUD ऑपरेशन डेटाबेस में हम जो करते हैं, इसको हम करेंगे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की मदद से। डेटाबेस का यूज़ होगा MongoDB में और CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे REST API से। REST API मतलब जो भी आपके HTTP REST API प्रोटोकॉल्स, मतलब प्रोटोकॉल नहीं, मेथड्स होते हैं REST API के, जैसे गेट, पुश, पुट और डिलीट। ये 4 CRUD ऑपरेशन के मेथड्स होते हैं REST API के, इनका हम यूज़ देखेंगे। और MongoDB में हम कैसे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन APIs के थ्रू, वो देखेंगे। असल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CRUD की। CRUD क्या होता है? CRUD एक एक्रोनियम है, 4 चीज़ों से मिलके बना है। CRUD, CRUD। सी मतलब क्रिएट, आर मतलब रीड, यू मतलब अपडेट, डी मतलब डिलीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेस्ट एपीआई हमको इन CRUD ऑपरेशंस के लिए, इन चारों ऑपरेशंस के लिए कौन कौन से मेथड देता है। रेस्ट एपीआई देता है गेट मेथड टू रीड द ऑब्जेक्ट, मतलब टू रीड द डेटा वी हैव गेट ऑब्जेक्ट। पोस्ट, पोस्ट मतलब टू क्रिएट। डिलीट, डिलीट मतलब टू डिलीट। पुट या पैच मतलब टू अपडेट। पुट पैच क्या होता है, डिफरेंस बाद में देखेंगे, पहले आप बस ये समझिए पुट का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं हम अपडेट करने के लिए। सो रेस्ट एपीआई हमें 4 मेथड देता है CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सी मतलब होता है क्रिएट यानी पोस्ट, आर मतलब होता है रीड यानी गेट, यू मतलब होता है अपडेट यानी पुट, डी मतलब होता है डिलीट यानी डिलीट। सो ये गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट, ये 4 मेथड आपको रेस्ट एपीआई देता है ताकि आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट मार सकें फ्रंट एंड टू द बैक एंड और अपना CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं और चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और इन चारों मेथड्स को बनाकर देखते हैं, अपना सर्वर क्रिएट करके देखते हैं। तो चलिए, तो आप जानते होंगे कोई भी नोड एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो हमें उसका पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। मैंने एक डेस्कटॉप पे CRUD नाम का खाली फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर npm init चला दिया। जैसे कि CRUD में गया था मैं, यहाँ पे मैंने npm init लिख दिया, यानी npm नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज कर दो, ये होता है npm init का मतलब। तो जैसे ही मैंने एंटर हिट किया तो मेरी पैकेज डॉट जेसन फाइल बन जाएगी। पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या होती है? जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन देती है, जैसे क्या क्या डिपेंडेंसीज आप यूज कर रहे हैं, वर्जन क्या है, नेम क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब। ठीक है, तो और जैसे ही आप कोई डिपेंडेंसीज की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट में, सबसे पहले तो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की मदद से, तो हमें एक्सप्रेस की मदद ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सप्रेस हमने डिपेंडेंसी यूज़ करी। हमें एक एक्सियोस की ज़रूरत पड़ेगी नेटवर्क रिक्वेस्ट मारने के लिए फ्रंट एंड से बैक एंड तक, और बॉडी पार्सर की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है एक्सियोस, बॉडी पार्सर क्या चीज़ होती है या एक्सप्रेस भी क्या चीज़ होती है, तो आप घबराएं नहीं। ये मैंने पहले से ही, आपका टाइम ना बर्बाद हो इसलिए इंस्टॉल करके रखी है डिपेंडेंसीज। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी जो मेन रूट CRUD है अपना, मतलब CRUD फोल्डर के अंदर है, रूट फोल्डर के अंदर जाके आपको जो जो डिपेंडेंसीज चाहिए आप लिख दें, ऐसे npm आई मतलब इंस्टॉल, या फिर पूरा इंस्टॉल ही लिख दीजिए। एक्सप्रेस चाहिए तो एक्सप्रेस, एक्सियोस चाहिए तो एक्सियोस, बॉडी पार्सर चाहिए तो बॉडी पार्सर। ऐसे तीनों लिख के या फिर अलग अलग लिख के भी आप एंटर हिट करेंगे तो आपकी ये तीनों जो है डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगी, और आप जो भी डिपेंडेंसी अपनी इंस्टॉल करते हैं उन्हें आप पैकेज डॉट जेसन फाइल में अंडर द डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं आपके सामने कोर्स डिपेंडेंसी एक इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, CORS। ठीक है, मैंने एंटर हिट किया तो अब ये क्या होगा, ये मेरा कोर्स को इंस्टॉल करेगा। अब जैसे आपके सामने कोर्स मैंने इंस्टॉल किया तो देखिए डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट में एक कोर्स नाम का की वैल्यू भी जुड़ गया। ठीक है, तो ये आपका होता है डिपेंडेंसीज। जो भी हमें डिपेंडेंसीज, अभी आप सिर्फ एक्सप्रेस, बॉडी पार्सर और एक्सियोस, ये तीनों लेके चलिए, इंस्टॉल करके चलिए। ठीक है, और एक इंडेक्स डॉट जेएस और नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है, सारी आपकी इंफॉर्मेशन होती है आपके सारे पैकेजेस की। ये नोड मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके नोड जेएस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, क्योंकि जितनी भी डिपेंडेंसीज आप यूज कर रहे हैं उनके अंदर क्या कोडिंग लिखी है, ये सब नोड मॉड्यूल्स के अंदर मौजूद है। तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर से रेफरेंस लेके वो देखता है कि मुझे क्या रन करना है, मेरा कोड कहाँ लिखा है। ठीक है, ये समझ लिए प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज के जो फंक्शन आप यूज करते हैं, उन फंक्शंस की डेफिनेशन यानी कोड, उन फंक्शंस के अंदर क्या है कोड, वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर लिखा है, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है,
और एक index.js फाइल बनाइए। नेमिंग कन्वेंशन है, आप इसको कुछ भी नाम रख सकते हो। काफ़ी लोग server.js रखते हैं, मैंने index.js लगा है क्योंकि 90% index.js ही लिखा जाता है। तो इस फाइल को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना नोड जो है चल रहा है या नहीं चल रहा है। सबसे पहले console.log hello world, सेव किया फाइल को। दोस्तों बिना सेव करे कोई भी चीज़ रन ना करें नोड में। नोड फाइल को रन करने के लिए नोड और फाइल का नाम, जैसे इंडेक्स अपनी मेन फाइल है जहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो इंडेक्स। अब आप देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया, यानी आपका फाइल जो है रन कर रही है। तो अब यहाँ से हम अपनी कोडिंग शुरू करते हैं, अपना सर्वर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक्सप्रेस का सर्वर बना रहे हैं हम, तो हमें एक्सप्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्ट EXPRESS एक्सप्रेस, ठीक है, REQUIRE रिक्वायर एक्सप्रेस। अब हमें एक्सियोस की भी ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, हमें एक्सियोस की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी एक्सियोस को रहने देते हैं, ठीक है। तो हमें एक्सप्रेस बना लिया। हमें एक्सप्रेस का एक ऐप बनाएंगे। एक्सप्रेस हमने एक्वायर तो कर लिया, पर एक्सप्रेस को अब इनिशियलाइज करेंगे। नाम देंगे हम ऐप। अब जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे कर लीजिए, क्योंकि ये एक कन्वेंशन है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब एक्सप्रेस बन गया। अब ऐप को हम लिसन करेंगे किसी एक पोर्ट नंबर पे, ठीक है। और बैकएंड का जो स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर होता है वो होता है 8080। तो 8080 पे हम इसको लिसन करेंगे। सर्वर तो अब जैसे देख पा रहे हैं कि पहले हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया, उसके बाद एक्सप्रेस को इनिशियलाइज किया वेरिएबल नेम ऐप के अंदर। और ऐप को हम मतलब ऐप जो है अब आपका सर्वर बन चुका है। आपका जो सर्वर बन गया है, सर्वर का रेफरेंस यानी सर्वर जो है ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर आ चुका है। तो अब हम सर्वर को लिसन करेंगे किसी पोर्ट पे, ऐप डॉट मतलब लिसन 8080, यानी 8080 इस होस्ट के मेरे सिस्टम के पोर्ट नंबर 8080 पर लोकल होस्ट है अभी मेरा, मैंने डिप्लॉय तो किया नहीं है, तो मेरा लोकल होस्ट ही रहेगा। तो लोकल होस्ट के पोर्ट नंबर 8080 पर अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो अब ये सर्वर उसको सुनने के लिए तैयार है। जैसे हम रन अभी मतलब अभी तैयार नहीं है, पर जैसे हम इसको रन कर देंगे ये सर्वर तैयार हो जाएगा 8080 नंबर पे आने वाली रिक्वेस्ट को सुनने के लिए, ठीक है। तो हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं। सेव किया, तो अब आप देख सकते हैं आपका सर्वर रनिंग एट 8080 लिखा हुआ आ गया, यानी आपका सर्वर तो रन हो गया। अब हम कुछ राउटिंग देख लेते हैं। राउटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहले हमने क्या देखा था, चार हमने मेथड देखे थे HTTP के REST API के अंदर। गेट, पोर्ट, पोर्ट, पोस्ट, डिलीट। मैं आपको गेट मेथड बना के दिखाता हूँ। ऐप सर्वर हमारा ऐप के अंदर है, सर्वर पे अगर कोई गेट रिक्वेस्ट आए, और गेट रिक्वेस्ट का राउट क्या है, राउट मतलब रास्ता क्या है। अगर इससे आ रही है /.get से, तो वो इस फंक्शन पे आएगी, ठीक है। अगर गेट मेथड कोई आ रहा है रीड करने का, गेट मतलब रीड करने का कोई मेथड आ रहा है, और रास्ता है उसका /.get पे आने वाली सारी रिक्वेस्ट, मतलब 8080 तो पोस्ट हो गया, उस 8080 पे /.get पे कोई आ रहा है। 8080 तो आपका गेट हो गया, अब रूम नंबर हो गया आपका /.get, ठीक है। ये समझ लीजिए, रीड करने के लिए इसलिए गेट मेथड। रिक्वेस्ट मतलब कोई रिक्वेस्ट क्या आ रही है, रिस्पॉन्स मतलब हम रिस्पॉन्स का देंगे। तो पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन का, ये तो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, ठीक है। अब कंसोल करते हैं सबसे पहले तो console.log request.params and response.send get, ठीक है। तो अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे request.params लिखा है, आपको params समझ में नहीं आया होगा। दोस्तों params मतलब क्या होता है, जो गेट रिक्वेस्ट होती है ना,
इसका डेटा पैरामीटर्स के रूप में आता है। पैरामीटर्स के रूप में मतलब मैं आपको दिखाऊंगा, जो यूआरएल होता है ना, http डॉट स्लैश स्लैश करके जो यूआरएल बनता है, तो उसमें हम कुछ डेटा पास करते हैं, कुछ क्वेरीज पास करते, मतलब कुछ पैरामीटर्स हम पास करते हैं, तो वही पैराम्स जो है पैरामीटर इस फॉर्म में यहाँ पे आता है। ठीक है, तो वही पैरामीटर्स के रूप में यहाँ पे आता है। तो अब जैसे मैं जब भेजूंगा उसको फ्रंट एंड से, तब आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो उसको चलिए टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले, हाँ, तो हम बात कर रहे थे गेट रिक्वेस्ट की, कि गेट में हम पैरामीटर्स यानी पैरम्स कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक तरीका तो वो था कि जो पैरामीटर में बन के आ रहा है वही देख लीजिए, लेकिन पैरामीटर में हम ना देख के एक तरीका बढ़िया होता है, वो उसको बताता हूँ मैं आपको। जैसे गेट के आगे आप ऐसे आईडी लगा दीजिए, आईडी। ठीक है, कोई एक आईडी आ रही है, ठीक है, उसको यहाँ पे आप कंसोल करा दीजिए, कंसोल डॉट लॉग, रिक्वेस्ट में आ रहा है, पैरामीटर्स में बन के आ रहा है, और आईडी नाम से आ रहा है। ठीक है, तो ये कंसोल हो जाएगा यहाँ पे, और अपने इसको रन कर दीजिए नोड डॉट इंडेक्स। तो आपका देखिए सर्वर 8080 पे रन हो गया। अब आपका एक तो क्या है, राउट पाथ क्या है, गेट है, और गेट के बाद एक आईडी आपको देनी है जो पैरामीटर बनेगी। तो गेट है, गेट मेथड 8080 पे भेज रहे हैं, गेट गेट के बाद एक आईडी देनी है, 12 आपने आईडी दी। ठीक है, और इसको मैंने हिट कर दिया, तो आप देखिए रिस्पॉन्स में मुझे मिल रहा है गेट, जो कि हम रिस्पॉन्स में भेज भी रहे हैं, ये भेज रहे हैं लाइन नंबर 8 पे, रिस्पॉन्स में भेज रहे हैं गेट। और प्रिंट में मुझे यहाँ पे कंसोल में मिल रहा है 12 हमने आईडी भेजी थी, यानी पैरामीटर के रूप में एक आईडी बना के भेजी थी, तो वो आईडी हमको एज अ पैरामीटर मिल रही है, और हमें सर्वर उसको एक्सेस कर भी पा रहा है। ठीक है ना, इस बात को समझते हैं, बढ़िया बात है। अब बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 12 की जगह 14 कर दूं और दोबारा उसको हिट करूं, तो अब देखिए रिस्पॉन्स तो हमें मिल गया फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट साइड पे, और 14 भी यहाँ पे प्रिंट हो गया, यानी 14 हमें जो आईडी भेजी थी फ्रंट एंड ने वो हमें बैक एंड पे मिल रही है। तो आप समझ गए होंगे कि गेट मतलब होता है रीड करने के लिए, रीड कर पा रहे हैं। ये तो हम कुछ भेज रहे हैं, तो हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं डेटा को, बट जो रीड का, गेट का असली मतलब जो है वो ये है कि डेटा बेस में जो भी डेटा है वो डेटा हम ले सकें, डेटा हम जो डिमांड कर रहे हैं वो हमें मिल सके, मतलब डेटाबेस को रीड कर सकें। मेन पर्पस गेट रिक्वेस्ट का यही है CRUD ऑपरेशन में। ये तो डेटा भेज सकते हैं हम गेट में भी, वो मैंने आपको दिखाया है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। गेट में हम नहीं कुछ भेजते फ्रंट एंड से, मोस्टली वो फ्रंट एंड से बस गेट ऑपरेशन रीड करने के लिए होता है। जैसे कि किसी आदमी ने कितनी पोस्ट करी हैं, वो हमें डेटाबेस से मिल जाएगा कि इस बंदे ने 10-10 पोस्ट करी हैं फेसबुक पे, तो सारी पोस्ट उसकी दिखा देता है, वो सिर्फ रीड ऑपरेशन के लिए होता है। हाँ, तो मैंने अब आपको बताया कि पैरामीटर के थ्रू हम गेट में डेटा ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आईडी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और थ्रू द पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स हम पोस्टमैन से भेजते टाइम यहाँ पैरामीटर जो है अपना भेज रहे हैं। ठीक है, तो आप पैरामीटर भेज रहे थे अब तक, तो पैरामीटर 12 आप भेज रहे थे तो वहाँ रिसीव हो रहा था, आप 13 कर देंगे तो वहाँ 13 रिसीव हो रहा है। ये तो हो गया पैरामीटर। अब जो मेन पर्पस जो होता है गेट रिक्वेस्ट का, उसमें गेट रिक्वेस्ट में हम कोई भी डेटा अगर फ्रंट एंड से भेजते हैं तो वो मोस्टली जो है क्वेरी फॉर्मेट में जाता है। यूआरएल में जो क्वेरी फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि ये आपका गेट राउट है, यहाँ से क्वेरी क्वेश्चन मार्क के बाद से क्वेरी शुरू होती है, जैसे कि हमने भेजा नम, और नम में भेजा 12, तो अब ये पैरामीटर नहीं रहा, अब ये क्वेरी बन गई है। तो क्वेरी बन गई है तो हमें यहाँ पे भी क्वेरी चेंज करना पड़ेगा। तो गेट रिक्वेस्ट तक तो आएगा वो, लेकिन क्वेश्चन मार्क जो वहाँ से क्वेरी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे अब पैरामीटर नहीं रहा, ये बन गया है क्वेरी, QUERY क्वेरी। और आईडी नेम से नहीं आ रहा है, नम नेम से आ रहा है, तो नम सेव किया, नीचे ये रन किया, सर्वर 8080 पर रन हो गया है, इसको हिट किया, तो आप देखें गेट हमें रिस्पांस मिल गया, यानी गेट हिट तो हो गया सर्वर पर, और हमें आउटपुट में देखिए 12 भी मिल रहा है, यानी अब नम जो है एक्सेसिबल है। तो यानी इस तरीके से क्वेरी फॉर्मेट में भी हम मोस्टली डेटा जो है गेट में भेजते हैं। हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कोई भी सेंसिटिव डेटा जो होता है वो गेट में भेजना प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि गेट में जो डेटा जाता है वो क्वेरी फॉर्मेट में ऊपर सीधे सीधे लिखा हुआ चला जाता है, तो कोई भी आपके डेटा को ऐसे देख सकता है।
क्वेरी सबको अवेलेबल सीन होती है। हम सेंसिटिव डेटा भेजते हैं पोस्ट मेथड में, पोस्ट में क्योंकि पोस्ट में डेटा जाता है बॉडी में, ये हम आगे जब पोस्ट मेथड पढ़ेंगे तब आप देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पोस्ट मेथड की ओर। होता है, हम बात करते हैं पोस्ट की, यानी क्रिएट करने के लिए। क्रिएट करने के लिए पोस्ट मेथड होता है, पाथ देंगे हम स्लैश पोस्ट और रिक्वेस्ट देन रेस्पॉन्स देन, ये तो जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स है, ये तो बाकी यही ऊपर की तरह कर देंगे, रिस्पॉन्स कंसोल प्रिंट कर देंगे सेम। रिस्पॉन्स में गेट की जगह सेंड मतलब पोस्ट कर देंगे यहाँ। और दोस्तों एक बात होगी कि गेट अपना पैरामीटर से लेता है डेटा, लेकिन पोस्ट में डेटा पैरामीटर से नहीं आता, बॉडी से आता है। बॉडी मोस्ट सिक्योर होता है, बॉडी सिक्योर होता है, इसलिए यहाँ पर डेटा आता है बॉडी से, ठीक है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं, यहाँ पे बॉडी आएगा क्योंकि बॉडी में डेटा बन के आता है। आईडी यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो हटाते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और पोस्टमैन पे जाते हैं, इसको पोस्ट करते हैं, इसको 80 के बाद पोस्ट मेथड देते हैं। अब हमें वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यानी कुछ डेटा रिसीव करना है, क्रिएट करना है, यानी डेटाबेस में एक एंट्री क्रिएट करनी है। एंट्री क्रिएट कैसे होगी, जब डेटा आएगा। डेटा कैसे आएगा, जब फ्रंट एंड कुछ भेजेगा। तो हम जेसन फॉर्मेट में इसको डेटा भेजते हैं, बॉडी रॉ जेसन, इसमें हम सिर्फ नेम भेजते हैं। अभी नेम गया राहुल, ईमेल भी भेज देते हैं, चलो ईमेल rahul@gmail.com, ठीक है। सो ये दो डेटा हम इसको भेज रहे हैं, चेक कर लेते हैं एक बार भेज के। तो देखिए कुछ एरर पड़ गई है, क्या एरर पड़ी है, http localhost 8080 पोस्ट पर भेजा है, जेसन डेटा भेजा है, एरर क्या आई है। अच्छा हाँ, हमने सर्वर सेव करके मतलब चेंज करके रन भी तो करना पड़ेगा ना। सेव किया सर्वर को हमने, दोबारा इसको ऑन किया, 8080 पे रन हो गया। अब देखिए तो पोस्ट मेथड पे क्लिक हो गया है, पोस्ट एज अ रिस्पॉन्स हमें मिल गया है। और आप देख रहे होंगे कि हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड मिला, मतलब नेम और ईमेल जो हमने भेजा था वो हमें मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने एज अ जेसन फॉर्मेट में भेजा है। और कोई भी बैकएंड लैंग्वेज हो वो डायरेक्ट जेसन लैंग्वेज जेसन फॉर्मेट नहीं समझ पाती, हमें पहले पार्स करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट समझ सके उस डेटा को उस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जेसन नहीं समझ पाता जावास्क्रिप्ट, पहले उसको पार्स करना पड़ेगा, तब जावास्क्रिप्ट उसको समझेगा कि हाँ भाई डेटा आ रहा है। पार्स करने के लिए मैंने आपको बताया था बॉडी पार्सर या डिपेंडेंसी, देख रहे हैं बॉडी पार्सर, तो ये डिपेंडेंसी इसलिए मैंने आपको इंस्टॉल कराई थी बॉडी पार्सर। तो हम बॉडी पार्सर को भी रिक्वायर करेंगे, बॉडी पार्सर को रिक्वायर किया, बॉडी पार्सर रिक्वायर करने के बाद अब ऐप एक्सप्रेस ऐप बनाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे, ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज इसलिए क्योंकि ऐप नाम से सर्वर है, सर्वर यूज कर रहा है आपका एक मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या है, बॉडी पार्सर डॉट जेसन, मतलब जेसन को, जेसन की जो बॉडी आ रही है उसको पार्स कर दो। बस सेव किया, सर्वर रन किया, एक बार और हिट करके देखा, हिट हो गया। देखते हैं डेटा मिला कि नहीं मिला। देखिए डेटा मिल गया, यानी बॉडी पार्सर लगाने से अपने को अब डेटा और नेम और ईमेल एज अ बैकएंड पर मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने गेट भी कर दिया है, मतलब रीड, क्रड में से रीड हो गया, क्रड में से क्रिएट हो गया। अब बचा डिलीट और अपडेट। डिलीट बना देते हैं, चलिए डिलीट मेथड मैंने 4 बताए थे, 4 में से 2 कर दिए हैं, अब डिलीट बना लेते हैं। डिलीट के लिए यहाँ पोस्ट हटा के डिलीट कर दीजिए। ओहो बैटरी चार्ज लगा लेते हैं पहले। हाँ तो बैटरी चार्ज लगा ली है, इस पोस्ट को हटा के हम डिलीट करते हैं, DELET डिलीट, यानी डिलीट रिक्वेस्ट जो आएगी वो हम डिलीट राउट पे लेंगे, डिलीट राउट पे लेंगे, कंसोल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसको भी पैरम्स करेंगे। डिलीट और गेट ये 2 मेथड ऐसे होते हैं चारों में से जो पैरामीटर से डेटा लेते हैं। पुट
और पोस्ट, ये आप बॉडी में से डेटा ले सकते, बॉडी में से डेटा लेते हैं। मैंने क्या बोला, गेट और डिलीट ये दो पैरामीटर से डेटा लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। पोस्ट और अपडेट यानी पोस्ट और पुट ये बॉडी से डेटा लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बॉडी हटा के पैरम्स कर दिया डिलीट में, और यहाँ रिस्पॉन्स में पोस्ट हटा के डिलीट भेजेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि पैरामीटर, जैसे पैरामीटर के साथ हमें कुछ पैरामीटर में क्या भेज रहे हैं ये भी लेना पड़ता है अपने को, तो वो सेम नीचे भी बनाएंगे। डिलीट में कोई एक आईडी आएगी, उसी आईडी को हमें डिलीट करना है, उस आईडी को ये रिसीव भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आईडी नाम से ही। चलिए इसको चला के देखते हैं। सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट किया, 80 पे रन हुआ। अब पोस्ट हटा के डिलीट करते हैं, यहाँ मेथड चेंज करके डिलीट करते हैं। हमें अब इस जेसन से कोई मतलब नहीं है, ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला गेट और डिलीट पैरामीटर से डेटा लेते हैं, यानी जो आईडी आप यहाँ से भेजेंगे, जैसे मैंने यहाँ से 15 भेज रहा हूँ तो 15 पहुंचेगा वहाँ पे, ये जेसन पहुंचेगा ही नहीं। सेंड करके देख लेते हैं। अब देखिए डिलीट हमें रेस्पॉन्स में मिल चुका है, यानी डिलीट राउट पे तो हिट हो गया है, और देखिए यहाँ पे 15 हमें एज अ रेस्पॉन्स भी मिल चुका है। और इस को हटा के भेजेंगे, अगर जेसन को हटा दिया, अब 15 को 16 कर दिया, अब भेजा दोबारा, देखिए अभी भी हिट हो गया, और देखिए अभी भी हमें रेस्पॉन्स एज 16 मिल रहा है, यानी जेसन से कोई मतलब पड़ा ही नहीं। जेसन से डेटा हम, जेसन फॉर्मेट में हम डेटा तभी भेजते हैं जब हमें बॉडी के थ्रू कुछ पास करना होता है। बॉडी में हम, बॉडी कब पास करते हैं, जब हम पोस्ट मेथड या फिर पुट मेथड ले रहे होते हैं। अब डिलीट हो गया, मैं आपको पुट मेथड करके दिखाता हूँ, थ्रू द बॉडी। ओके, डिलीट की जगह कर देंगे पुट, और बॉडी आ रहा है तो हमें पैरामीटर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको कर देंगे पुट। डिलीट की जगह रिस्पॉन्स में पुट भेजेंगे, पैरामीटर्स आएगा नहीं, बॉडी आएगा, क्योंकि अब बॉडी से डेटा आएगा। ठीक है, सेव किया, सर्वर द्वारा रन किया, सर्वर 80 पे रन हुआ। अब 16 को हटाया, डिलीट को हटाया, यहाँ पुट भेज रहे हैं, तो पुट रिक्वेस्ट सिलेक्ट करी, जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजेंगे। ठीक है, वही भेज रहे हैं, नेम ईमेल की जगह हम इसमें कर देते हैं ADDRESS एड्रेस, एड्रेस कर देते हैं, इसमें सिटी का नाम लिख देते हैं सीधे, आगरा। सेंड पुट, देखिए पुट लिखा हुआ आ गया, यानी पुट राउट पे पहुंच गया, और आगरा एड्रेस और नेम राहुल हमें देखिए मिल रहा है, यानी हमारी चारों एपीआई जो है बन चुकी हैं, चारों एपीआई बन चुकी है। मतलब CRUD ऑपरेशन की क्या होता है, सी मतलब क्रिएट, क्रिएट मतलब कुछ डेटा क्रिएट करना, वो पोस्ट के थ्रू हमने कर दिया, डेटा आएगा उसे हम कर देंगे क्रिएट डेटाबेस में। फिर आर मतलब रीड, यानी गेट से हम डेटा ले लेंगे डेटाबेस से। यू मतलब अपडेट, यानी पुट, अपडेट कर देंगे हम कुछ। डी मतलब डिलीट, यानी डिलीट हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चारों रेस्ट एपीआई के मेथड मैंने आपको क्रिएट करके दिखा दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम डेटाबेस में कैसे हम इन चारों एपीआई को कनेक्ट करेंगे, मतलब चारों एपीआई से थ्रू जो फंक्शन है इनको डेटाबेस में कैसे मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है। तो दोस्तों, अब तक हमने चारों एपीआई बना ली थी CRUD ऑपरेशन के लिए। गेट, हमने बनाई क्वेरी की मदद से, पोस्ट जो हमने बनाई रेस्पॉन्स डॉट बॉडी की मदद से, डिलीट जो हमने बनाई पैरामीटर्स की मदद से, एंड पुट भी होती है बॉडी की मदद से। ठीक है, तो चारों CRUD ऑपरेशन के लिए एपीआई हमने बना ली है। अब हमारा काम है इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना। तो अब तक हमने सिर्फ एपीआई बनाई है, डेटा सेंड कर रहे हैं, बट उस डेटा का कोई यूज नहीं कर रहे। अब हम करेंगे डेटा का यूज MongoDB में। इस डेटा को जो फ्रंट एंड से आ रहा है, मतलब जो हम पोस्टमैन से डेटा भेज रहे हैं, वो MongoDB में सेव कराएंगे। तो इसमें हमें क्या करेंगे कि
एक यूजर नाम का टेबल बनाएंगे जिसमें होगी यूजर की इंफॉर्मेशन लाइक उसका ईमेल और उसका पासवर्ड। ठीक है, तो ऐसे कई सारे यूजर होंगे। अगर गेट हम लोग एपीआई हिट करेंगे तो हमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर पोस्ट एपीआई हम लोग हिट करेंगे तो हमें यूजर्स क्रिएट हो जाएंगे, मतलब नई एक यूजर और क्रिएट हो जाएगा टेबल में। डिलीट में यूजर को हम डिलीट कर देंगे, पुट में यूजर की कोई इन्फॉर्मेशन हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यूजर टेबल बनाएंगे हम और यूजर टेबल के साथ हम ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं CRUD अपने फोल्डर पे आता हूँ, उसके बाद एक नया फोल्डर बनाता हूँ SRC नाम से। ठीक है, SRC नाम से एक मैंने फोल्डर बना दिया। उस SRC के मैं अंदर आता हूँ और उस SRC के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ कनेक्शन .js के नाम से। इस फाइल के अंदर हम करेंगे डेटाबेस का कनेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों डेटाबेस का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपके सिस्टम में MongoDB इंस्टॉल होना चाहिए। MongoDB डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं और MongoDB डेटाबेस इंस्टॉल होने के बाद आप MongoDB कंपास इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसा कुछ कंपास होता है, इससे क्या होता है ना कि आपको देखने में, आपका डेटा व्यू करने में, मतलब डेटाबेस व्यू करने में इजीली रहती है। जैसे नॉर्मल आप चीज़ें इंस्टॉल करते हैं ऐसे ही ये कंपास इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए और बाकी मैं बताता हूँ आपको आगे। आप तो Node.js में सबसे पहले Mongoose इंस्टॉल कीजिए। Mongoose एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करेंगे हम Node.js को MongoDB के साथ कनेक्ट करने के लिए। MONGOOSE Mongoose एंटर हिट कर दीजिए। देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा और जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक connection.js फाइल बनाई है। इसके अंदर हम डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे और SRC के अंदर हम एक फाइल और बनाएंगे, वो मैं चलो बाद में दिखा दूंगा आपको कि वो कौन सी फाइल। देखिए हमारा जो है Mongoose इंस्टॉल हो गया है। package.json फाइल में जाके आप देख सकते हैं ये Mongoose डिपेंडेंसी आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अपने डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। SRC में जाते हैं, SRC के अंदर connection.js में जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो Mongoose को रिक्वायर करते हैं। रिक्वायर करने के बाद हम Mongoose को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, mongoose.co connect। अब दोस्तों जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमने Mongoose किससे कनेक्ट करना है, सर्वर का नाम देंगे और कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है सर्वर में उसका नाम देंगे। तो क्या करेंगे, Mongoose सर्वर पे जाना है, मतलब Mongoose कनेक्ट करना है। लोकल होस्ट पे भी लोकल ही चल रहा है ना, LOCA लोकल होस्ट। और ये आइडेंटिटी होती है आपकी लोकल होस्ट की 27017 डेटाबेस में। Mongoose डेटाबेस में 27017 जो पोर्ट नंबर होता है ये आपके लोकल होस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो इसको इतना डाल देंगे तो सर्वर आपका कनेक्ट हो गया। Mongoose लोकल होस्ट इतने पे आपका कनेक्ट हो चुका। अब आपको डेटाबेस बताना है तो डेटाबेस आप लेंगे, यूजर डेटाबेस कर लीजिए। ठीक है, यूजर डेटाबेस कर लिया। अब एक कॉल बैक फंक्शन देंगे जिस कुछ डिपेंडेंसीज एरर ना आए उसके लिए। कुछ वार्निंग्स आती हैं तो उसके लिए हमें कुछ फ्लैग्स ट्रू करने पड़ते हैं। ये कन्वेंशनल है दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो लेकिन फिर भी ये कन्वेंशनल है, लिखना पड़ता है। इसके हम डालेंगे न्यू पार्सर। एक न्यू पार्सर का यूज करो और उसको फ्लैग ट्रू दे दीजिए। और एक यूज करना है यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसको भी ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। अब हम इसमें लगाएंगे अपना प्रॉमिस रिटर्न। वो अगर सही हो जाता है सारा काम तो देन उस देन में आप कंसोल कर दीजिए
console.log कनेक्शन सक्सेस। ठीक है, अगर कुछ एरर आता है तो उसमें आप कैच लगा दीजिए, डॉट कैच console.log ई जो एरर है वो प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये कर दिया है। अब आपको करना क्या है, इस फाइल को सीधे रिक्वायर कीजिए अपने index.js में। कैसे करेंगे, इसको आप करेंगे इस तरीके से। हाँ, तो इसको आप करेंगे मेन फाइल इंडेक्स डॉट अपनी रूट जो आपकी सर्वर फाइल है उसमें रिक्वायर क्या, सबसे तो एसआरसी के अंदर जाके आपका कनेक्शन, एसआरसी के अंदर जाके कनेक्शन डॉट जेएस है, इसको रिक्वायर कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको एक बार ट्रायल कर लेते हैं कि चला भी है या नहीं। सर्वर रन करते हैं, नोड इंडेक्स, दोस्तों अभी सेव आपने नहीं किया है, देखिए कनेक्शन डॉट जेएस सेव नहीं किया। सर्वर को दोबारा क्रैश करेंगे, इसको सेव करेंगे, दोबारा रन करेंगे, तो देखिए एक एरर आपको ये दे रहा है आपका टर्मिनल, और मुझे लग भी रहा था कि एरर आएगी। mongo parse expect connection string to this mongodb और mongo new connection string कुछ एरर आई है। तो देखिए दोस्तों, जो वो एरर आ रही थी वो 2 वजह से आ रही थी। मैंने वीडियो पॉज करके चेक किया। एक तो मिस्टेक हमने करी थी यहाँ पे कनेक्शन करने में, लाइन नंबर 3 में mongoose लिख दिया था। यहाँ पे mongodb आएगा, क्योंकि आप mongodb डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं, mongoose की मदद से कर रहे हैं, वो बात अलग है। बट आप कनेक्ट mongodb के डेटाबेस में कर रहे हैं, तो यहाँ पे mongoose नहीं mongodb आएगा। mongodb के इस लोकल होस्ट को कनेक्ट करना है। पोर्ट नंबर ये है, mongodb इस पोर्ट नंबर पर चलता है, और डेटाबेस का नाम दिया है हमने यूजर। इसको कनेक्ट कर दो अपने इस सिस्टम के साथ। mongodb आपका हो गया सर्वर, मतलब mongodb सर्वर कनेक्ट करना है लोकल होस्ट पे, और पोर्ट नंबर ये है, और यूजर नाम का डेटाबेस है। ठीक है, और एक दिक्कत और थी लाइन नंबर 5 पे, यूज न्यू पार्सर नहीं होगा, यूज न्यू यूआरएल पार्सर होगा। तो यूआरएल और जोड़ लेना न्यू के बाद। अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं, तो आप देखिए अपना 8080 पे सर्वर भी रन हो गया, और कनेक्शन सक्सेसफुल लिखा भी आ गया, जो हमने डेटाबेस के लिए लिखा था कंसोल नाम लाइन नंबर 9 पे। ठीक है, तो आपका अब डेटाबेस तो कनेक्ट हो चुका आपके सर्वर से। अब आप क्या करेंगे, अब आपको एक स्कीमा बनाना है। स्कीमा मतलब एक ढांचा बनाना है, स्कीमा बनाना है। स्कीमा जैसे आपने रिलेशनल डेटाबेसेस, एसक्यूएल डेटाबेसेस में भी आपने स्कीमा बनाया होगा। कोई टेबल होता है तो टेबल का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसे स्कीमा बोलते हैं। तो बस वही स्कीमा हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले CRUD पे जाएंगे, CRUD पे जाने के बाद एक नई फाइल बनाएंगे, इसको बंद करते हैं। CRUD के अंदर गए हम, mkdir मॉडल्स। दोस्तों मॉडल एक कन्वेंशनल नेम है, नोड जेएस के अंदर हम स्कीमा मॉडल्स नाम के फोल्डर के अंदर बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, ये mkfir नहीं सॉरी mkdir models मॉडल्स आपने बनाया। तो देखिए मॉडल्स क्रिएट हो चुका। मॉडल्स के अंदर जाके एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम देंगे कनेक्शन डॉट JS। इस कनेक्शन फाइल के अंदर हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन तो दोस्तों देखिए एसआरसी में हमने कर दिया था, इसमें हम कनेक्शन डॉट जेएस नहीं, इसमें हम देंगे यूजर डॉट जेएस। मतलब यूजर नाम का स्कीमा बना रहे हैं ना, यूजर अपना कैसा दिखेगा, क्या क्या होगा। तो वो मॉडल्स के अंदर हमने यूजर नाम की एक फाइल बनाई, उसके अंदर बनाएंगे यूजर नाम का स्कीमा। इसमें अभी हम रिक्वायर कर लेते पहले mongoose को। तो mongoose आपने रिक्वायर कर लिया है। mongoose के बाद अब आप क्या करेंगे, इसमें आप बनाएंगे न्यू स्कीमा यानी न्यू स्ट्रक्चर, न्यू mongoose डॉट sch स्कीमा
इसमें हम लेंगे सबसे पहले नेम, नेम होगा स्ट्रिंग टाइप का, और दोस्तों स्ट्रिंग का एस कैपिटल रखिएगा। उसके बाद हम लेंगे इसमें ईमेल, ईमेल भी स्ट्रिंग टाइप का। हम लेंगे फिर इसमें पासवर्ड, पासवर्ड भी स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो अपन ने स्कीमा का स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लिया है। अब इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम भी यूजर ही देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बना लिया कि एक स्ट्रक्चर बन गया। अब उस स्ट्रक्चर को किस टेबल के साथ मैप करना है, जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रक्चर एक ही टेबल के साथ मैप होगा, नहीं, ये रिलेशनल डेटाबेस की तरह नहीं है। इसमें स्ट्रक्चर अलग बनता है, टेबल अलग बनता है। आप एक स्ट्रक्चर कोई भी टेबल के नेम के साथ जोड़ सकते हैं, कितने भी टेबल नेम के साथ जोड़ सकते हैं। तो आपने एक स्ट्रक्चर अलग बना लिया, अब आप इसको किस टेबल के साथ जोड़ना चाहते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं यूजर टेबल के साथ ही। देखिए जैसे न्यू mongoose मॉडल, मतलब आपका मतलब टेबल, इस टेबल में हम जोड़ रहे हैं। इस टेबल का सबसे पहले तो हम नाम दे रहे हैं यूजर, और यूजर नाम हम दे रहे हैं, और इसका स्कीमा क्या होगा, यूजर ही होगा। मतलब यूजर नाम को जो स्कीमा आपने ये बनाया है, इसको आप यूजर नाम के टेबल के साथ यहाँ पे जोड़ रहे हैं, और नया टेबल जो बन के आ रहा है उसका रेफरेंस जा रहा है यूजर डेटा में। ठीक है, अब इस यूजर डेटा को आप कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूजर डाटा। ठीक है, अब इसको सेव करते हुए इंडेक्स डॉट फाइल जेसन में जा इंडेक्स डॉट फाइल आके इसको रिक्वायर करेंगे। रिक्वायर इसको हम यूजर नेम से ही कर लेते हैं। रिक्वायर यूजर डेटा नाम से हमने इसको एक्सपोर्ट किया, तो यूजर डेटा नाम से इस टेबल को हम रिक्वायर करेंगे, और रिक्वायर करते इंडेक्स फाइल में हम यूजर नाम के अंदर इसको सेव करा। ठीक है, तो चलिए आपने स्कीमा भी बना लिया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको मतलब अपने फ्रंट एंड से यानी पोस्टमैन से डेटा भेजते हैं और देखते हैं कि क्या ये इसके अंदर जा रहा है डेटाबेस के अंदर या नहीं। सबसे पहले तो जो क्वेरी पैरामीटर आ रहा है, इसमें फैच करेंगे यूजर डॉट फाइंड इसका फंक्शन नेम जो होता है, फाइंड फंक्शन जो लगता है मोंगोडीबी में, वो है ये। हाँ तो दोस्तों, जो आपका फाइंड यूजर जो है आपका टेबल, यूजर टेबल के अंदर आप बनाएंगे फाइंड वन। हमें फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड वन मतलब, हाँ तो दोस्तों फाइंड वन फंक्शन में हम क्या करेंगे, फाइंड जो हम फ्रंट एंड से यानी पोस्टमैन से अपना डेटा भेजेंगे, वो भेजेंगे नेम। तो नेम ढूंढना है अपने को, रिक्वेस्ट डॉट PARM पैरम्स डॉट नेम। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट नेम, इस नाम से हम भेजेंगे यूजर को। ठीक है डेटा, और सबसे पहले तो यहाँ पे आप असिंक लगा दीजिए, क्योंकि एक असिंक अवेट बनना है, ASYNC असिंक, यहाँ कीजिए अवेट। ठीक है, इसको आप कॉन्स्ट वेरिएबल वन में इसको स्टोर करा लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये डेटा मिल जाता है, इफ where वन डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू जीरो, सबसे पहले इक्वल टू जीरो कीजिए, इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि डेटा आपको मिला ही नहीं है। तो कंसोल लगा दीजिए यहाँ पर, कंसोल नॉट फाउंड एनी डेटा
और रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर दीजिए नॉट फाउंड डाटा एल्स। अगर आपको कोई मिल जाता है डेटा अगर इसके अंदर कुछ, तो यही कंसोल और यही रिस्पॉन्स में कॉपी करते हुए यहाँ पेस्ट करूँगा और इसके अंदर दूंगा फाउंड डेटा और भेज दूंगा फाउंड डेटा ना भेजते हुए मैं यहाँ पे सीधे वेरिएबल 1 ही भेज दूंगा कि जो डेटा मिला है वो आप ले लो। तो ये अपन एक बार चेक करके देख लेते हैं। इसको हटाएंगे यहाँ से, गेट पे अपने एक रिक्वेस्ट मार के देखते हैं पोस्टमैन के थ्रू। तो देखिए एक बार अपना सर्वर क्या हो गया, ये क्यों रन नहीं हो रहा। यूजर डेटा नाम का मॉड्यूल फाइंड नहीं हुआ। यूजर डाटा, तो ये हमने भेजा तो है यूजर फाइल के अंदर से। अच्छा एक सेकंड, आपको यूजर, अरे यार यूजर डेटा नहीं, आपको फाइल रिक्वायर करनी है ना, तो रिक्वायर करनी पड़ेगी आपको। इस तरीके से नहीं रिक्वायर होता, इस तरीके से नहीं होता। आपको जाना पड़ेगा मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स के बाद आपको जाना पड़ेगा यूजर्स के अंदर। ठीक है, इस फाइल के अंदर जो भी है उसको रिक्वायर कर लो यूजर में। इसमें आपकी एरर आई है अब एरर आई है कुछ, इसमें देखते हैं एरर को। हाँ तो दोस्तों दिक्कत ये थी कि यहाँ से mongoose डॉट स्कीमा टाइप होते टाइम गलती से हमसे टाइप हो गया था, तो आप ये टाइप हटा दीजिए, सीधे mongoose डॉट स्कीमा ही यहाँ पे रहेगा, mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, तो जो ये टाइप है इस टाइप को आप यहाँ से हटा दीजिए, इसको फिर सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको दोबारा रन करके देखिएगा, आप देख पाएंगे कि अब ये चल रहा है। सर्वर आपका 88 पे चल रहा है, कनेक्शन जो है आपका सक्सेसफुल स्टेब्लिश हो गया है। तो अब अपने index.js फाइल में आएंगे, आने के बाद हम एक काम करेंगे, पहले तो पोस्टमैन को ओपन करेंगे। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि हम गेट एपीआई अपनी अब चेक करने जा रहे हैं। तो /.get जो है अपना राउट नेम है, पोस्टमैन पे गए, /.get 8080 पे चल रहा है। इसके बाद हमने एक नम नाम नेम है, क्या है एक सेकंड, नेम पैरामीटर ले रहे हैं हम, तो नेम देंगे इसमें KUSHAL कुशल, और इसको सेंड अगर करते हैं तो सेंड रिक्वेस्ट कहीं जा नहीं रही है, और आप देखेंगे कि एक वार्निंग अपने को आ गई है सर्वर में, और वो ये है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ ऑफ नल टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सेकंड हम इसको ऊपर डिफाइन करेंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों दिक्कत ये थी कि फाइंड वन फंक्शन जो होता है ना, ये आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे फाइंड ऑल कर देता या फाइंड फंक्शन लगा देता तब वो आपको एरे रिटर्न करता, तो लेंथ प्रॉपर्टी जो है एरे में चलती है, ऑब्जेक्ट में नहीं चलती है। ठीक है, लेकिन फाइंड वन फंक्शन जो है आपको एक एरे ढूंढ के देगा, फाइंड वन फंक्शन आपको एक एरे ढूंढ के देगा, वो एरे ढूंढ के नहीं देगा। तो इस आपको एक ऑब्जेक्ट यानी एक ही वेरिएबल आपको निकाल के देगा, अगर मिल जाता है वो इस नेम का। तो वो आपको क्या, सबसे पहले ठीक है हम यहाँ पे फाइंड वन फंक्शन हटा के फाइंड लगा देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से फाइंड वन फंक्शन हटा के सिर्फ फाइंड फंक्शन रख दिया है। अब फाइंड वन क्या करता है, आपको सिर्फ जो एक ही आंसर निकाल, अगर उसको सबसे पहले अगर पहले ही इंडेक्स से मिल जाता
आपके ये इस नेम से कोई ऑब्जेक्ट तो उसको उठा के दे देता और अपना एग्जीक्यूशन रोक देता, आगे नीचे रोज को चेक ही नहीं करता। अब मैंने फाइंड वन हटा के सिर्फ फाइंड फंक्शन कर दिया है, इसका मतलब ये है कि वो आपके सारे पूरे डेटा में जाएगा और जितने भी नेम सेम होंगे, मतलब जो नेम आपने एज अ क्वेरी में भेजे हैं फ्रंट एंड से, उन सभी नेमों का एक एरे बना के आपको लौटा के दे देगा। अगर सिर्फ एक नेम है तब भी एरे ही बन के आएगा बस उस एरे में ऑब्जेक्ट एक ही होगा, एलिमेंट एक ही होगा, ठीक है। तो var1 नाम का हमने वेरिएबल बनाया है, कॉन्स्ट इसको हमने टाइप दिया है। वेरिएबल में जो आता है उसको हमने कंसोल करा रहे हैं। अगर अब एक एरे बन के आ रहा है इसमें, अब तो एरे की लेंथ अगर 0 है यानी कोई डेटा है ही नहीं, तो हम ये रिटर्न करेंगे, और अगर डेटा है तो हम ये रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, चलिए। सर्वर रन किया, डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया, पोस्टमैन पे गए, हिट दिया, क्वेरी में नेम कुशल दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर डेटा नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, यानी अपना एपीआई तो हिट हो गया। और देखिए यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है नॉट फाउंड एनी डेटा, यानी कोई डेटा अभी डेटाबेस में आपके कुशल नाम से है ही नहीं, और एरे आपका खाली आ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले इसमें अब एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारते हैं, यानी एक एंट्री डेटाबेस में क्रिएट करते हैं। ये रही अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम करेंगे सेव। सबसे पहले तो न्यू यूजर, न्यू यूजर इसलिए क्योंकि यूजर नाम का मतलब जो टेबल हमने लिया है उसको हमने इस इंडेक्स फाइल में यूजर वेरिएबल से जो है रिक्वायर किया हुआ है। तो यूजर टेबल की सारी जो प्रॉपर्टी, अब जो सारी एक्सेस जो है यूजर नाम के पास है, तो न्यू यूजर नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। तो ये तीनों चीज जो है, बॉडी ईमेल पासवर्ड हम फ्रंट एंड से भेजेंगे, और ईमेल नेम और पासवर्ड हम गेट करेंगे, और उनको हम अकॉर्डिंग टू अपना स्कीमा हम तीन चीजें एक्सेप्ट कर रहे थे यूजर टेबल के अंदर, नेम ईमेल और पासवर्ड। ये तीन चीजों लेने के बाद ये यूजर है इस टेबल का नया इंस्टेंस बनाएंगे, मतलब एक नया, ये हम क्या कर रहे हैं, एक नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, मतलब एक नई रो क्रिएट कर दी हमने, नई रो क्रिएट कर दी। इसको हम लेंगे कॉन्स्ट यू कैपिटल करेंगे इसमें, क्योंकि अगर यूजर छोटा रख दिया तो वो कन्फिग्ट कर जाएगा, रिक्वायर हम यूजर नेम ऊपर यूज कर चुके हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, मतलब एक रो हमने बनाई है, इसको अब एक टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे, कॉन्स्ट INSERT इंसर्ट डेटा वेट यूजर के अंदर हम करेंगे यूजर डॉट, मतलब देखिए यहाँ पे यू छोटा है यानी ये टेबल है, टेबल के अंदर हम एक एंट्री और डाल रहे हैं इन तीन नेम से, और उसका हमने वेरिएबल को में अंदर स्टोर किया है, यू कैपिटल है जिसका यूजर नेम से, तो यूजर को हम कर देंगे ऐसे सेव अब, ठीक है। अब अवेट एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने एसन नहीं लगाया। अब देखिए अवेट का एरर चला गया। अगर सेव हो जाता है तो देन इंसर्ट डाटा, वेरिएबल नेम है कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं है, जो यहाँ दिया है कांस्टेंट वही देंगे, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे INSERT डाटा के अंदर, और रेस्पॉन्स में भेज देंगे, इस बार रेस्पॉन्स डॉट सेंड भेजेंगे इंसर्ट डाटा, ठीक है, यानी जो डाटा इंसर्ट हो गया है वो। अगर देन की नहीं चलता है और कोई एरर आ जाती है कैच में, जैसे कोई एरर आ गई सपोज, तो कैच को भी हैंडल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग
response dot send not inserted, ठीक है। तो ये आपने पोस्ट भी क्रिएट कर लिया। अब इसको एक बार चाहें तो आप चेक कर, इसको एक काम करते हैं, इसको पहले आप ट्राई कैच ब्लॉक में लिख लीजिए, TRY, ये ट्राई आपका रहेगा यहां तक। इसके बाद आप लगा दीजिए इसमें कैच, CATCH, कर दीजिए कंसोल डॉट, यही सेम चीजें कॉपी, ठीक है। इसमें ये नहीं आएगा, ये कोई आपका कॉल बैक फंक्शन थोड़ी है जो ये लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और ये अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि ट्राई कैच आपका लग चुका है इसके अंदर। ट्राई कैच दोस्तों लगाना ज़रूरी होता है अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, एपीआई हैंडल कर रहे हैं, कोई एपीआई रिक्वेस्ट मेंटेन कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एज अ बैकएंड डेवलपर उसको ट्राई कैच के अंदर ही, एपीआई का डेटाबेस का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ट्राई कैच के अंदर ही करें, ठीक है ना। तो इसको एक बार सेव करते हैं, सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, नोड डॉट इंडेक्स, देखिए सर्वर आपका रन हो गया, आपका डेटाबेस भी रन हो चुका है। अब हम ये भेजते हैं, राउट है इसका पोस्ट, तो पहले तो उसको पोस्ट कर लेते हैं, इसको हटा के यहाँ पोस्ट कर लेते हैं। भेजते टाइम हम इसको बॉडी में भेजेंगे क्योंकि बॉडी में जाता है पोस्ट मेथड, बॉडी के बाद रॉ जेसन, जेसन में हम यहाँ भेजेंगे नेम, जेसन फॉर्मेट में स्ट्रिंग लगती हैं, नेम कुशल, ईमेल kushal@gmail.com, पासवर्ड 123, ओके। तो हमने ये बना दिया है और अब हम इसको पोस्ट पे हिट करने वाले हैं, सेंड हमने कर दिया है। तो ये रिक्वेस्ट में कुछ एरर पड़ी है क्या? नहीं, एरर तो नहीं, एक डेटा नॉट इंसर्टेड लिखा हुआ आया है, मतलब डेटाबेस में डेटा नहीं गया है। देखते हैं क्या दिक्कत है। तो आप देखिए सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वाली ये लाइन चली यहाँ पे, तो डेटा मिल गया अपने को, बैकएंड में डेटा तो आ गया। फिर एक कंसोल ये वाला चला, इसमें शायद इंसर्ट डेटा वाला, इंसर्ट डेटा इज नॉट डिफाइंड, देखिए 43 लाइन नंबर पे इंसर्ट डेटा हो गया, टी लगाना भूल गए। सेव किया, दोबारा सर्वर रन किया, पहले सर्वर क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सर्वर ने आपको ये रिप्लाई दे दिया, मतलब आपका एक डेटा जो है आपका डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। और मोंगोडीबी ने ये आईडी नाम का वेरिएबल अपने पर हर डॉक्यूमेंट के लिए, हर एंट्री के लिए अपने आप से बना देता है। अब मोंगोडीबी कंपास में आते हैं, कंपास में आने के बाद एक बार कनेक्ट करते हैं अपने सर्वर को, लोकल होस्ट को, यहाँ पे क्लिक कीजिए, 27017 पे कनेक्ट कीजिए। जैसे ही कनेक्ट हो रहा है आप इसमें देखिए अपना यूजर नाम का डेटाबेस ये रहा सबसे नीचे, इसमें आके देखिए एक यूजर्स नाम का टेबल बन चुका है, एस अपने आप लगा देता है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो आपके डेटा इसमें क्रिएट हो गए हैं, एक पहले वाला डेटा क्रिएट हो गया था बट वो रिस्पॉन्स में पोस्टमैन में मिला नहीं था, लेकिन डेटाबेस तक क्रिएट हो गया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नाम के अब दो ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इनको गेट कर लेते हैं थ्रू द गेट मेथड, ठीक है। तो हम ऊपर गए, गेट में हम तो पोस्ट मेथड आपने देख चुके, अब गेट मेथड पे गए, गेट में हमने गेट राउट लगाया, नेम में हम KUSHAL कुशल भेज देते हैं और सेंड कर देते हैं।
तो देखिए नॉट डेटा फाउंड कुशल नाम से कोई डेटा नहीं मिल रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। नॉट डेटा फाउंड, अच्छा यहाँ पैरामीटर्स ना आएगा, यहाँ पे क्वेरी आएगा। पैरामीटर से थोड़ी ले रहे हैं हम, QUERY क्वेरी आएगा। ठीक है, इसको दोबारा रन करते हैं, दोबारा सेंड करते हैं। तो देखिए अब आपको दो डेटा मिल रहे हैं, दोनों कुशल नाम के आपने ऐसा क्वेरी में भेजे थे, अब कुशल नाम के दो डेटा आपको मिल रहे हैं। दोस्तों पहले मैंने शायद वो पैरामीटर लिख दिया था, लेकिन हम पैरामीटर में डेटा नहीं भेज रहे, हम डेटा भेज रहे हैं क्वेरी में। तो हमने दो एपीआई देख ली, गेट देख ली, पोस्ट देख ली। अब हम देखेंगे डिलीट। ठीक है, अब हम देखेंगे डिलीट। इसमें पैरामीटर्स मिलेंगे, पैरामीटर्स में हम सबसे पहले इसको हटा के यहाँ से DELET डिलीट कर देते हैं, और यहाँ भेज देते हैं KUS। सीधे ये आईडी ही पास कर देते हैं ना, ये जो आईडी आई है ये आईडी ही पास कर देते हैं। ठीक है, कॉपी, ठीक है, तो यहाँ डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट मेथड जा रहा है, इस राउट पे जा रहा है, डिलीट और आईडी लेके जा रहा है। वो आईडी लेके सीधे यहाँ पहुंचेगा इस डिलीट पे, ये पैरामीटर्स पे से लेंगे, नम नाम से इसको रिसीव कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, यूजर टेबल डॉट DELET डिलीट, डिलीट 1 करना है आपको, क्या आईडी जो आ रही है रिक्वेस्ट डॉट PARAMS params डॉट नम में। ठीक है, हाँ तो दोस्तों डिलीट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं आपको, लेकिन मैं एक फंक्शन और बताऊंगा आपको बढ़िया सा। इसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, इसमें फाइंड वन, जब फाइंड हो जाए तो उसके बाद कर दो आप रिमूव, REMOV, फाइंड वन एंड रिमूव। पहले फाइंड करो फिर उसको रिमूव करो। ठीक है, और यहाँ पर हम देंगे ये अंडरस्कोर आईडी नाम से डेटाबेस में वो सेव कर रहा था, अंडरस्कोर आईडी ढूंढो, रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट नम में वो आईडी आ रही है, तो इसको ढूंढो, ढूंढने के बाद इसको जो है डिलीट करो। अगर डिलीट हो जाता है, कुछ मिल जाता है, तो देन DEL डिलीट डाटा, डिलीट डाटा, तो इफ DEL डिलीट डाटा नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं यानी कुछ तो डिलीट हुआ है, कुछ डिलीट हुआ है, इसका मतलब रेस्पॉन्स डॉट सेंड, रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो डिलीट डाटा ही भेज दो, और इससे पहले कंसोल लगा दो DELETE डिलीटेड। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो CATCH कैच लगाओ। कैच क्यों, एल्स लगाओ, एल्स। यही दो कंसोल और रेस्पॉन्स जो है अपन कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ कर देते हैं नॉट डिलीटेड, कर देते हैं डेटा नॉट एग्जिस्ट, यानी जो आपने भेजा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको डिलीट कहाँ से करें, एग्जिस्ट कर रहा हो तो डिलीट हो जाता। लेकिन अगर कोई एरर आ जाती है इसको चलते हुए, अगर बाय चांस कोई आपकी एरर आ जाती है तो देन तक तो यहाँ पे वो कवर कर लेगा, लेकिन कोई एरर देन के CATCH
एरर देन के अंदर आती है तो वो कवर कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा, नॉट डिलीटेड, डिलीट होने के बाद आता है response डॉट सेंड नॉट डिलीटेड। ठीक है, तो ये आपका देन और कैच हमने कवर कर लिया कि अगर देन के अंदर काम हो जाता है तो ठीक है, कोई एरर आ जाती है तो वो कैच में आ जाएगा। अब इसको एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं, एक आईडी हम भेज के देख लेते हैं। इसको सेव किया, फाइल रन करी, रन हो गई, पोस्टमैन पे गए, इसको सेंड किया तो देखिए डिलीटेड लिखा हुआ आ गया है। और ये कुछ वार्निंग आई है, अनहैंडल प्रॉमिस वार्निंग इंटरनल कैन नॉट हैंड। देखिए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आईडी जो आनी थी वो आई, देखते हैं पहले अपना डेटाबेस में जाके डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए डेटाबेस में से तो वो आईडी डिलीट हो गई है, आप देख पा रहे होंगे डेटाबेस में से तो आईडी डिलीट हो गई है 6432 वाली। तो लेकिन अब एक एरर आई है कि वो हमसे बोल रहा है कि कैनॉट सेंड हेडर ऑफ देयर सेंड टू द क्लाइंट। तो इसको हम देखते हैं एक बार। तो दोस्तों जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो एरर काफ़ी सारी आती हैं और इन एरर से ही हम फेस करना सीखते हैं अपनी सिचुएशंस को, और उनको रिजॉल्व करना अपनी प्रॉब्लम को इन एरर्स की मदद से ही सीखते हैं। और ये एरर्स तभी आती हैं जब किसी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कोई आप टॉपिक पढ़ रहे होते तभी एरर्स नहीं आती हैं। एरर्स तभी आती हैं ढंग की जब आप एक प्रोजेक्ट पे बना रहे होते हैं, क्योंकि कुछ भी एरर कैसे भी आ सकती है। अब देखिए जैसे ये आ रही है, लिख रहा है कैन नॉट सेंड हेडर आफ्टर दे सेंड टू क्लाइंट। मतलब एक बार क्लाइंट को हमने सेंड कर दिया, फिर आप कह रहे हो कि दोबारा कुछ सेंड करो, ऐसे नहीं कर सकते। देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे ये लिख दिया कि यहाँ सेंड करो, बट एट दी एंड आपने यहाँ पे भी लिख दिया जो एनीवेज चलना ही चलना है, ये किसी एल्स कैच देन या इफ के अंदर नहीं है, ये चलना ही चलना है। लेकिन आप यहाँ पे भेजने की कह रहे हो, फिर कह रहे हो यहाँ भेजो, तो कहता है कि यार हमने भेज दिया, अब आप कह रहे हो दोबारा भेजो, तो ये नहीं चलेगा। तो इसको यहाँ से हटाएंगे, सेव करेंगे, टर्मिनल पे आएंगे, सर्वर रन करेंगे, रन हो गया। पोस्टमैन से अब एक बार हिट करके देखेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है डेटा नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डेटा तो डिलीट ही कर दिया ना। हम मोंगोडीबी में जाते हैं, ये आईडी एक बार कॉपी करते हैं, अब ये आईडी को डिलीट करेंगे क्योंकि पहली बार डिलीट हो ही गई। तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, पोस्टमैन पर अब ये वाली आईडी भेज के देखते हैं जो हमने कॉपी करी है अभी डेटाबेस में से, सेंड किया। अब देखिए जो डेटा डिलीट हुआ था वो उसने रिटर्न करके दे दिया कि ये डेटा आपका डिलीट है। आप चाहो तो मोंगोडीबी कंपास में जाके रिफ्रेश करके देखो, अब एक भी डेटा नहीं दिखा रहा, यानी सब कुछ आपका डिलीट हो चुका है, यानी आपका डिलीट फंक्शनलिटी भी अच्छे से वर्क कर रही है। देखिए टर्मिनल पे भी उसने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब हम बात 3 हमारी हो गई, गेट हो गई, पुट हो गई, पोस्ट हो गई, अब डिलीट हो गई। अब हम बात करते हैं पुट की, कि पुट में हम अपडेट कैसे करेंगे। अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो एक क्रिएट कर लेते हैं, डेटा को डेटाबेस के अंदर, तभी तो अपडेट करेंगे। पोस्ट पे भेज रहे हैं, बॉडी जा ही रही है, कुशल नेम से जा रही है, सेंड किया, देखिए पहुंच गई। अब इस कुशल को जगह हम तरफ राहुल कर देते हैं, राहुल नहीं प्राची सही है, प्राची कर देते हैं, एक लड़की भी होनी चाहिए, prachi@gmail.com, और पासवर्ड कर देते हैं इसका 124। ठीक है, इसको सेंड किया तो ये मिल गई। देखिए अब मोंगोडीबी कंपास में जाके देखिए आपके 2 डेटा इंसर्ट हो गए हैं, एक प्राची नाम से, एक कुशल नाम से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपडेट करेंगे ना। तो पुट पे एक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से कुछ भेजेंगे, बॉडी यहाँ पे आ जाएगी। आने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको जहाँ जहाँ पे अभी वो है उसको ढूंढेंगे, जैसे कि यूजर
यूजर टेबल में डॉट फाइंड किया, क्या फाइंड कर रहे हैं, नेम आ रहा है वहां से, नेम को फाइंड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम फाइंड किया। फाइंड करने के बाद इसको आप एक उसमें कर लीजिए, कॉन्स्ट फाइंड नाम से एक वेरिएबल बना के उसको सेव कर लीजिए। कर लिया, इसको फाइंड यूजर कर लो, चलो फाइंड यूजर, यूजर का यू कैपिटल कर लो, अच्छा लगता है, फाइंड यूजर। अब क्या करना है, ऊपर भी हमने किया था, देख लीजिए इतना क्या सोचना है, फाइंड कैसे, मतलब ठीक है। इफ अगर फाइंड यूजर की जो लेंथ है, फाइंड यूजर की लेंथ है, अगर वो 0 है यानी आपको ये मिला ही नहीं है, तो कंसोल कर दीजिए, कंसोल डॉट लॉग डेटा नॉट एग्जिस्ट, स्ट्रिंग में होगा ये डबल कोट्स के साथ, डेटा नॉट एग्जिस्ट, response dot send not found, मतलब डेटा फाउंड ही नहीं हुआ। बट अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में आएंगे, और एल्स में आने के बाद कंसोल करेंगे, वही फाइंड यूजर, यानी डेटा मिल गया, और अब इसको क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट के लिए फंक्शन होता है, हाँ तो हम अपडेट कर रहे थे, अपडेट फंक्शन कहाँ है, फाइंड नहीं होता है तो डेटा नॉट फाउंड लिख देगा, लेकिन अब अपडेट करना है तो यहाँ लिखेंगे यूजर टेबल USER यूजर अपडेट मैनी, कितने भी हो सकते हैं ना, जरूर थोड़ा एक ही नाम से एक बंदा हो, तो अपडेट मैनी, क्या अपडेट करना है, मतलब जहाँ पे भी अगर नेम आपका हो जाए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम के बराबर कोई अगर नेम में अगर डॉट आ जाता है, मतलब तो फिर बात होती है सेट कर दो, मैं समझाऊंगा आपको, अभी सिंटेक्स आप टेंशन मत लीजिए। ईमेल india@gmail.com, ठीक है, ये सेट कर देना है आपको। तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, पहले इसको जैसे अपडेट मैनी, जहाँ जहाँ पे भी आपको मिल जाए नेम रिक्वेस्ट बॉडी डॉट नेम, जो नेम हम पोस्टमैन से भेजेंगे वो नेम का अगर डेटा कहीं मिल जाता है तो उसमें सेट कर दो email india@gmail.com, ठीक है। सो नाउ अपडेट हो जाएगा, तो अपडेट होने के बाद इसको कर लीजिए स्टोर एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट var1, ठीक है, वे इफ var1 डॉट lengt लेंथ इक्वल टू, यानी अपडेट कुछ नहीं हुआ, तो कंसोल डॉट लॉग नॉट अपडेटेड लाइन नंबर 92 response dot send not update 92 से कराऊंगा कि हम पता चल जाए कौन सी लाइन में दिक्कत आई है, और अगर अपडेट हो जाएगा तो एल्स, कॉपी किया इन दोनों को,
अपडेटेड 96, यहाँ पे कर दो var1 जो अपडेट हुआ है, ठीक है। और वही नीचे से ये हटा दो ताकि वो रेस्पॉन्स सेंड वाला एरर ना आ जाए, ठीक है। अब इसको सेव करो, सेव करने के बाद सर्वर बंद करो, सर्वर बंद करने, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो सब इसको दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, सर्वर को इंडेक्स लगाया, सर्वर चल गया, डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया। पुट राउट पे आते हैं, पुट राउट पे आए। पुट राउट पे आने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ नेम भेजेंगे, रिक्वेस्ट में सिर्फ नेम भेजेंगे, नेम भेजेंगे, कॉमा हटाएंगे, सिंगल में कॉमा नहीं लगता यहाँ पे, सेंड। तो आप देखिए एक एरर यहाँ पे पड़ी है कि वो, अच्छा यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ से तो चेंज किया ही नहीं ना ये, तो पुट किया, नेम में प्राची भेज रहे हैं, सेंड। एक एरर और आई है, वो एरर क्या कह रही है, ये डेटाबेस की एरर है अपनी, शायद देखते हैं। टाइप कन्वर्जन में कुछ एरर लग रही है, ये तो कुछ लंबी चौड़ी सी एरर है, देखनी पड़ेगी क्यों है। 1 सेकेंड, ला 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 ला, देखते हैं 1 सेकेंड। हाँ तो देखिए दोस्तों, एरर मुझे समझ में आ गई है कि ये एरर क्यों आ रही थी। ये एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि जब ये फाइंड फंक्शन चलेगा तो इसको चलने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा, यहाँ अवेट के लिए एसिंक लगाना पड़ेगा। इसको अवेट बनाया, इंतज़ार करेंगे, यूज़र आएगा, फिर सोई अवेट हमें यहाँ लगाना पड़ेगा अपडेट करने के लिए भी। सो हमने दोनों जगह अपडेट लगा दिया है, इसको चला के देखते हैं। नोड इंडेक्स, नोड चला, कनेक्शन सक्सेसफुल, पुट पे भेज रहे हैं, प्राची भेज रहे हैं। प्राची को हम चेंज करना चाहते हैं किससे, प्राची को हम चेंज करना चाहते हैं ईमेल, अभी हमने हार्ड कोड किया हुआ है यहाँ पे, देखिए ईमेल इंडिया, प्राची का ईमेल india@gmail.com कर देंगे। तो सेंड किया, देखिए यहाँ से कुछ आया है, एक्नॉलेजमेंट, मॉडिफाइड काउंट, अनसर्टेड, मॉडिफाइड काउंट यानी एक काउंट तो हमारा ये आ गया था, ठीक है। तो हम यहाँ गए, देखिए अब एक बार मोंगोडीबी कंपास में जाके देख लेते हैं। देखिए प्राची का जो है india@gmail.com बन गया। तो अब हमने क्या किया, हमने अपनी चारों एपीआई देख ली हैं CRUD की, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। हम रीड भी कर पा रहे हैं थ्रू दी गेट मेथड MongoDB से, हम क्रिएट भी कर पा रहे हैं थ्रू दी पोस्ट मेथड MongoDB से, हम डिलीट भी कर पा रहे हैं, हम अपडेट भी कर पा रहे हैं। तो चारों हमने एपीआई देख ली हैं थ्रू दी MongoDB। अब नेक्स्ट टास्क जो है हमारा वो ये है कि हमें अपने इस प्रोजेक्ट को गिटहब पर अपलोड करना है। तो चलिए इसको गिटहब पर अपलोड करने की तैयारी करते हैं ताकि ये आप लोगों को एक्सेसिबल आराम से हो जाए। तो हमने यूज़र, एक छोटा सा आप कह सकते हैं इसको, आप अपने रेज्यूमे में भी लगा सकते हैं। आगे चल के हम एक अगली वीडियो और बनाएंगे तो थ्रू द पोस्टमैन नहीं, हम थ्रू द फ्रंट एंड, चाहे वो रिएक्ट हो चाहे वो हम नोड जेएस में ही फ्रंट एंड बनाए, लेकिन रिएक्ट में बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो रिएक्ट से हम एक फ्रंट एंड, नेक्स्ट आगे वीडियो में ऐसे निकालेंगे जिसमें हम रिएक्ट से फ्रंट एंड बनाएंगे, और जो डेटा हम अभी पोस्टमैन से भेज रहे हैं वो हम रिएक्ट से भेजेंगे थ्रू द फॉर्म। तो हम कह सकेंगे कि एक पूरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट हमारा जो है तैयार हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो एज अ बैकएंड प्रोजेक्ट में भी अपने इस प्रोजेक्ट को फुल CRUD ऑपरेशन MongoDB के साथ इसमें आप REST API में कर रहे हैं, पूरा एक बैकएंड प्रोजेक्ट है ये। आप इसको मेरे गिटहब अकाउंट से ले लीजिएगा और चाहें तो अपने रेज्यूमे में लगा दीजिएगा। और कोई डाउट हो या कोई टॉपिक सीखना हो तो आप इसको कमेंट भी कर दीजिएगा, या मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर लीजिए एज फॉर मोर सच कंटेंट्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं अभी गिटहब की ओर, गिटहब पे इसको सेंड करते हैं। गिट स्टेटस देख लेते हैं,
दोस्तों ये जो फोल्डर था मेरा पहले से ही किसी रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट है, तो तो मैं दोबारा इसको ऐड नहीं कर रहा ओरिजिन करके। सो अब मैं करूँगा एक गिट इग्नोर नाम की फाइल बना लीजिए। सबसे तो क्रड के अंदर बनाइए यहाँ से नहीं बन रही है तो आप यहाँ पे आ जाइए डायरेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्रड पे गए, यहाँ पे आके एक नई फाइल बनाइए, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको नाम रखिए git git ignore git ignore एंड देन डन। सो गिट इग्नोर नाम की जो आपकी ये, इसके पीछे से .txt हटा दीजिए क्योंकि .txt एक्सटेंशन नहीं होता है इनका। सो गिट इग्नोर नाम की आपकी जो फाइल है, इस फाइल के अंदर आप ऐसे नोड MODU एलियस मॉड्यूल्स डाल दीजिए, सेव कर दीजिए फाइल को, ठीक है। तो अब गिट स्टेटस चेक करिए, मॉडल्स एंड CRC वो SRC सॉरी, तो मॉडल्स और SRC अब इनको भेजना है, ठीक है। सो गिट ऐड कीजिए, गिट अब स्टेटस देखिए, गिट कमिट कीजिए m प्रोजेक्ट गिट पुश कर दीजिए सीधे। सो देखिए गिट पुश हो रहा है, तो गिट पुश हो चुका है। मैं चलिए जाके देखता हूँ अपनी रिपोजिटरी में, आपको बताता हूँ ये कौन सी रिपोजिटरी है, ठीक है। तो दोस्तों अपनी गिट रिपोजिटरी का लिंक मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली एक नए कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है।